प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को फसल उत्पादन विषय के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है जल निकास, से संबंधित पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जल निकास की परिभाषा, इसके उद्देश्य, महत्व, लाभ एवं अतिरिक्त जल से होने वाली हानियाँ। आज की वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है जल निकास की प्रणालियाँ, दूसरे नंबर पर है जल निकास की विधियाँ, तीसरे नंबर पर है जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, चौथा है खुली या भूमिगत नालियाँ खोदते समय क्या क्या बातें आप ध्यान रखेंगे या ध्यान रखने योग्य बातें, पांचवा पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर, छठा है पृष्ठीय जल निकास नालियाँ एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर, सातवां है सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो शुरू करते हैं हम जल निकास की प्रणालियों से। मुख्यतः जल निकास की तीन प्रणालियाँ रहती हैं। पहला है प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा हैरिंगबोन प्रणाली और तीसरा है ग्रेडिरोन प्रणाली। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इन प्रणालियों में मुख्य नाली को ध्यान में रखा जाता है। जैसा देखें, चित्र में भी देखें आप। पहली है प्राकृतिक प्रणाली। तो इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के धरातल को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, अर्थात कह रहे हैं कि जैसी दिशा धरातल की होगी उसी के अनुरूप नालियाँ बनाई जाएंगी और मुख्य नाली से पानी को नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पर है हैरिंगबोन प्रणाली। तो देखें दूसरा चित्र, इसमें ये मुख्य नालियाँ इसमें ये बीच में हैं और इसमें सबसे नीचे मुख्य नाली बनी हुई है। तो हैरिंगबोन प्रणाली में बिल्कुल बीच में मुख्य नाली रहती है और साइड में सहायक नालियाँ होती हैं, जिनके द्वारा पानी आता है मुख्य नाली में और मुख्य नाली से खेत के बाहर पानी को निकाल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है ग्रेडिरोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के निचले धरातल पर बनाई जाती है, जिसका धरातल नीचा होता है एवं सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। तो ये जल निकास की प्रणाली हैं। अगला देखें जल निकास की विधियाँ। तो जल निकास की दो विधियाँ हैं, पृष्ठीय जल निकास और दूसरा है भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास यह विधि बहुत सस्ती होती है और प्रायः भारत में इसी विधि के द्वारा पानी को खेत से बाहर निकाला जाता है। इसमें धरातल पर खुली नालियाँ बनाई जाती हैं, जिनके द्वारा पानी खेत के बाहर कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नालियाँ बनाई जाती हैं। पहला अस्थायी नालियाँ, दूसरा कटआउट नालियाँ, तीसरा स्थायी नालियाँ और चौथा है समतल भूमि में मेड़ को काटकर। अस्थायी नालियाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसान इन नालियों को अस्थायी रूप से बनाता है। कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है, ये अपनी ज़रूरत के अनुसार इन नालियों का निर्माण करता है और जब इनकी आवश्यकता नहीं होती, इनको खेत से हटा दिया जाता है। दूसरा कटआउट नालियाँ। यह नालियाँ उन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं जहाँ से नहरें निकली रहती हैं, क्योंकि नहरों से पानी रिस कर खेतों में आता है और खेत गीले बने रहते हैं, जिसके कारण किसान अपनी और कृषि क्रियाएं समय पर नहीं कर पाता। इसलिए खेत और नहरों का संबंध आपस में कट कर दिया जाता है। इसके लिए बीच में एक गहरी खाई खोद दी जाती है, जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर तथा गहराई 1 मीटर होती है। इसी खाई या नाली के द्वारा पानी खेत के बाहर चला जाता है। तीसरा है स्थायी नालियाँ। तो नाम से स्पष्ट है स्थायी नालियाँ, इसमें किसान स्थायी रूप से अपने खेत में नाली बना देता है
और इन्हीं नालियों के द्वारा पानी बाहर चला जाता है। अब स्थायी नालियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यह उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर प्रायः जल की समस्या बनी रहती है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर किसान स्थायी रूप से इन नालियों को बना देता है, क्योंकि बार बार नाली बनाने में खर्च अधिक आता है, इसलिए परमानेंट खेत में नालियाँ बना दी जाती हैं। चौथा देखें, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर, तो यह उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ के खेत ढालू होते हैं। सबसे पहले तो उस ढालू को या उस ऊंची ज़मीन को काटकर निचली ज़मीन में मिला दिया जाता है, अर्थात खेत को समतल कर दिया जाता है और एक निश्चित ढाल दिया जाता है, और उस ढाल के द्वारा पानी बहकर निचले स्तर पर आ जाता है और मेड़ों को काटकर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास के बारे में। तो इसमें 5 प्रकार की नालियाँ बनाई जाती हैं। ये बता दूं मैं आपको, भूमिगत नाम से स्पष्ट है, भूमि के अंदर नालियाँ बनाई जाती हैं लगभग 3 से 6 फीट नीचे। तो चूँकि जब ज़मीन को खोदकर नीचे नाली बनाएंगे तो इसमें व्यय अधिक होता है, समय भी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए यह भारत देश में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। यह प्रायः पश्चिमी देशों में ज़्यादा अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत 5 नालियाँ बनाई जाती हैं जिनके नाम है टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मूल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। तो देखें सबसे पहले हम टाइल ड्रेन्स के बारे में। टाइल ड्रेन्स को हिंदी में खपरेल जल निकास नालियाँ भी कहते हैं। खपरेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ज़मीन के अंदर देखें, ज़मीन से 1 मीटर नीचे, 1 मीटर मतलब लगभग 3.28 फीट नीचे, 1 मीटर को यदि अपन फिट में बदलेंगे तो 3.28 फिट होता है। तो इतने फिट नीचे और 1.25 मीटर नीचे तक की नालियाँ ये बनाई जाती हैं। यह देखें कि ये जो नालियाँ बनाई गई हैं ये खपरेल से बनाई गई हैं। देखा होगा आपने, पुराने मकान या झोंपड़ियों के ऊपर पहले खपरे लगाए जाते थे, बांस के ऊपर खपरे, जिससे कि पानी या धूप नहीं आए। तो पहले छत नहीं हुआ करती थी, छत की जगह ये खपरों को लगाया जाता था। यह अर्धबेलनाकार खपरेल होते हैं और इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है एवं इसका व्यास 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। तो ज़मीन के अंदर नाली बनाकर इनको गड़ा दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा पानी को खेत के बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे स्टोन ड्रेन्स की। तो यह उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। पत्थर को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। तो देखें, भूमि के अंदर पत्थर की विभिन्न परतें बना दी गई हैं और परतों को नीचे की ओर लाकर नाली का आकार दे दिया गया है, जिससे पानी रिस कर खेत के बाहर निकल जाता है। अब हम अगली विधि की बात करें तो वो है पाइप ड्रेन्स। पाइप ड्रेन्स में खेत के अंदर भूमि खोद करके पाइप को बिछाए जाते हैं। अब यह पाइप या तो लोहे के हो सकते हैं या सीमेंट कंक्रीट के भी हो सकते हैं। इन पाइपों की मोटाई लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की होती है। इन पाइपों में छिद्र कर दिए जाते हैं जिनसे पानी रिसकर खेत के बाहर चला जाता है। अब हम बात करेंगे मोल्ड ड्रेन्स की। मोल्ड ड्रेन्स एक विशेष मोल्ड ड्रेन्स में जो नालियाँ बनाई जाती हैं एक विशेष प्रकार के हल के द्वारा बनाई जाती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं ये मोल्ड ड्रेन्स है। इसमें जो नीचे ये फार लगी हुई है ये ज़मीन के अंदर चलती है, जिससे ज़मीन के अंदर चौड़ी नाली बनाई जाती है। और ये जो इसका लंबा वाला हिस्सा देख रहे हैं ये ज़मीन के इतने गहराई पे जाता है। ऊपर से एक लाइन टाइप की दिखती है लेकिन नीचे चौड़ी होती है, जिससे पानी इन नालियों के द्वारा बहकर बाहर चला जाता है। इसी हल के नाम पर इसका नाम दिया गया है मोल्ड ड्रेन्स। अगली बात करें हम तो ये है पोल ड्रेन्स। पोल ड्रेन्स उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर लकड़ी बहुतायत में पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में लकड़ी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर पोल ड्रेन्स बनाई जाती है। ये ज़मीन के अंदर लकड़ी की विभिन्न प्रकार की परतें हैं।
इन परतों से पानी रिस रिस कर मुख्य नाली से होकर बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी जल निकास की विधियाँ। आगे हम देखते हैं जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अर्थात जल को हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से कारकों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कारक हैं, जल निकास में कौन कौन सी नालियाँ बनाई जाती हैं, खुली नाली बनाएं या बंद नाली बनाएं, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले भूमि का ढाल, तो स्वाभाविक सी बात है भूमि का ढाल देखकर ही हमें खेत में नालियाँ बनानी चाहिए। दूसरा है भूमि की किस्म, भूमि की किस्म के अनुसार ही उसमें खुली या भूमिगत नालियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि यदि भूमि अच्छी है, भूमि किस्म उसकी जैसे कि मान लें भारी भूमि है, भारी भूमियों में जल अवशोषण क्षमता कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर खुली नालियाँ बनाई जाती हैं ताकि पानी ऊपर से बहकर चला जाए। इसके विपरीत यदि भूमि बालुई होगी तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी रिस रिस कर नीचे चला जाएगा और वहाँ पर जो अंडरग्राउंड अपन ने नाली बनाई है, भूमिगत नालियाँ बनानी हैं, वहाँ से पानी निकल जाएगा। तीसरा है भूमि की कीमत, यदि भूमि उपजाऊ है, अच्छी है, तो वहाँ पर बंद नालियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खुली नालियों में जो कुल कृषि क्षेत्र है वो कम हो जाता है, बंद नालियों में क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आती और वहाँ पर किसान अधिक उत्पादन ले सकता है। अनावश्यक जल की मात्रा, तो यदि जिन क्षेत्रों में पानी अधिक मात्रा में रहता है वहाँ पर खुली नालियाँ बनाई जाती हैं, खुली नालियों में पानी सुगमता से, सरलता से और ज़्यादा मात्रा में खेत के बाहर चला जाता है। इसके विपरीत यदि भूमिगत जल निकास नालियाँ बनाएंगे तो पानी को एब्जॉर्ब होने में काफ़ी समय लगेगा और पानी धीमे धीमे खेत के बाहर निकलेगा। अर्थात जहाँ पानी कम मात्रा में रहता है वहाँ आप भूमिगत नालियाँ बना सकते हैं और इसके बाद पानी बाहर निकल जाएगा। आगे उत्पन्न की जाने वाली फसलें, तो फसलों को देखकर भी हमें इन नालियों का निर्माण करना चाहिए। यदि फसल अधिक आय वाली है तो हमें बंद नालियाँ बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्षेत्र है वो कम नहीं होगा और क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। और कम आय वाली फसल है तो इसमें आप खुली नालियाँ बनाएं और क्योंकि खुली नालियों में ज़्यादा व्यय नहीं आता। यदि आप ज़मीन के अंदर या भूमिगत नालियाँ बनाएंगे तो इसमें व्यय ज़्यादा आएगा, तो हल्की ज़मीन में आप ऊपर ही नालियाँ बना करके जल निकास कर सकते हैं। किसान की आर्थिक दशा, स्वाभाविक सी बात है ज़मीन के अंदर खुदाई में और नाली बनाने में अधिक व्यय होता है, इसलिए यदि किसी किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे खुली नालियों का प्रयोग करना चाहिए। पदार्थों की उपलब्धता, तो ये भी है जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता होगी वहाँ पर उसी के अनुसार नालियाँ बनानी चाहिए। जैसे जहाँ पे पत्थर ज़्यादा है वहाँ पत्थर की नालियाँ बनाएं, भूमिगत नालियाँ, और जहाँ पे लकड़ी ज़्यादा है वहाँ पर लकड़ी की नालियाँ बना सकते हैं। जैसे कि हमने भूमिगत नालियों में पढ़ा था स्टोन डेंस और पोल डेंस के बारे में। तो पदार्थ की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पे वो कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है, इसलिए जो व्यय आता है वो कम आता है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि नालियाँ खोदते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो कई बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। पहला है भूमि के प्राकृतिक ढाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे ढाल के अनुरूप ही नालियों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है जहाँ तक संभव हो जल निकास की मुख्य एवं सहायक नालियों को सीधा बनाने की कोशिश करना चाहिए। आवश्यक होने पर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके घुमाना चाहिए, एकदम से मोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोड़ देंगे तो पानी आसानी से नहीं निकल पाएगा अपेक्षाकृत सीधी नालियों से, तो ज़्यादा घुमाव भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है मुख्य नालियों की अपेक्षा सहायक नालियों में अधिक ढाल रखना चाहिए। तो कहा गया है
कि जो सहायक नालियाँ हैं उनमें अधिक ढाल होना चाहिए और मुख्य नालियों में कम ढाल होना चाहिए, क्योंकि मुख्य नाली में भी ज़्यादा ढाल होगा तो इससे पानी की जो रफ्तार है, वेग है, इसका ज़्यादा होगा और मृदा का कटाव भी होगा। इसलिए सहायक नालियों का ढाल अधिक होना चाहिए। आगे लिखा है, जल निकास नालियों में प्रति 30 मीटर लंबाई पर 5 सेंटीमीटर से अधिक ढाल नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो जिन नालियों की लंबाई 30 मीटर है उनमें 5 सेंटीमीटर का ढाल होना चाहिए, उससे ज़्यादा ढाल नहीं होना चाहिए। आगे है चौथा पॉइंट है, मुख्य नालियों की संख्या सीमित रखने के लिए सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखनी चाहिए। तो मुख्य नालियों की संख्या सीमित तभी होगी जब सहायक नालियों की लंबाई अधिक होगी। यदि इनकी लंबाई कम होगी तो आपको ज़्यादा मुख्य नालियाँ बनाना पड़ेंगी। तो कोशिश करना चाहिए कि मुख्य नालियों की संख्या कम से कम हो। पांचवा पॉइंट है, जल निकास में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण क्षेत्र से फालतू जल निकाला जा सके। इसके लिए जल निकास नाले चिकनी मिट्टी में 20 से 25 मीटर तथा बालुई मिट्टी में 40 से 45 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। इसको समझें कि जैसे चिकनी भूमि हैं, इनमें जल एब्जॉर्ब या करने की क्षमता बहुत कम होती है, मतलब ज़मीन के नीचे पानी कम रिसता है, इसलिए इनमें जो दो नालियां हैं, इन दोनों नालियों के बीच में 20 से 25 मीटर का अंतर होना चाहिए। और बालुई मृदा हैं, इनमें पानी अधिक तीव्र गति से रिसता है, अवशोषण होता है पानी का, तो इनकी दो नालियों के बीच में 40 से 45 मीटर की दूरी अपनाना चाहिए। यह दूरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पीएटी में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि चिकनी मिट्टी में जो नालियां हैं इनमें आपस में कितनी दूरी होना चाहिए, या बालुई मृदा में जो दो नालियां हैं उन दो नालियों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखें हम, पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। तो देखें, पृष्ठीय जल निकास हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृष्ठीय जल निकास क्या होता है, भूमिगत जल निकास। सबसे पहले तो आप ये अंतर में इन दोनों का बता सकते हैं कि इसमें भूमि के अंदर पृष्ठीय जल निकास की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें भूमि की सतह पर खुली नालियाँ बनाई जाती हैं, और भूमिगत जल निकास में इसमें भूमि की सतह से नीचे नालियाँ बनाई जाती हैं। तो कभी यदि खुली नालियाँ बनाई जाएँ तो इनकी गहराई आप लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर गहराई तक बनाई जाती हैं, और यदि भूमि की सतह से नीचे तो लिख सकते हैं 3 से 6 फीट नीचे ये ज़मीन की नालियाँ बनाई जाती हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती होती है। भूमिगत जल निकास का दूसरा पॉइंट है, इसमें यह प्रणाली अपेक्षाकृत महंगी होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन को खोदेंगे आप, नीचे फिर नाली बनाएंगे, उसमें जो भी उपलब्ध पदार्थ हैं उनसे, पाइप से, लकड़ी से, स्टोन से, इन सभी, इसके लिए यह जो विधि है वो महंगी पड़ती है। तीसरा है, इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप ऊपर नाली बना रहे हैं तो कोई भी मज़दूर इसको बना सकता है, लेकिन इसमें जो तीसरा पॉइंट है, इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। तो अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता से तात्पर्य है अधिक श्रमिकों की नहीं, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो कुशल हैं, ताकि उन्हें ढाल का भी मालूम होना चाहिए, कैसा ढाल देना है ज़मीन के अंदर खोद के, किस प्रकार नालियों का निर्माण करना है। तो यही है कि अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट है, इसमें कृषि क्षेत्रफल का अधिक भाग शामिल हो जाने के कारण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल घट जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पृष्ठीय जल निकास में जो नालियाँ बनाई जाती हैं वो ऊपर ही बनाई जाती हैं, और उन नालियों में हम फसल को नहीं बुवाई कर सकते हैं, इसलिए इसका जो नाली बनाने का क्षेत्र है वो घट जाता है, और इसमें शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मीन के नीचे नाली बन रही है, ऊपर से एकदम प्लेन है। पांचवा है, इसमें नालियों की मरम्मत एवं खुदाई प्रति वर्ष करनी पड़ती है, अतः अधिक व्यय होता है।
इसमें सिर्फ मरम्मत में और खुदाई में अधिक व्यय होता है, जबकि इसमें भूमिगत जल निकास में इसके अंदर एक बार नाली बनाने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे खेती कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं होती, इसलिए परमानेंट ज़मीन के नीचे बनी रहती है। छठा है, इसमें भूक्षरण की संभावना अधिक होती है। खुली नालियों में पानी के साथ देखा होगा आपने, बारिश में पानी मटमैला हो जाता है, तो मटमैला होने के कारण क्या है, उसके साथ मिट्टी जा रही है, क्योंकि जो शुद्ध स्वच्छ पानी होगा वो साफ़ होगा, उसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं होती। तो स्वाभाविक बात है, यदि पानी आपको मटमैला दिख रहा है तो पानी के साथ में मिट्टी है। तो खुली नालियों में भूक्षरण अधिक होता है, जबकि भूमिगत जल निकास में जो अपन ने नालियाँ बनाई हैं वहाँ तक पानी जाते जाते रिस जाता है और मिट्टी खेत में ही रहती है, इसलिए इसमें भूक्षरण की संभावना कम रहती है। आगे देखें हम, अभी तो अपन ने पढ़ा पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। अब ये नालियों में अंतर है कि नालियाँ कैसी होती हैं। तो देखें, पृष्ठीय जल निकास नालियाँ और भूमिगत जल निकास नालियाँ, कुछ पॉइंट आपको सेम पिछले जैसे दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ नालियों का अंतर है और उसमें पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर था, इसमें नालियाँ जुड़ गई हैं। तो देखें, खेत के अंदर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि खेत का कुछ भाग इन नालियों के द्वारा घेर लिया जाता है पॉइंट। पीछे भी आपने देखा था, इसी टाइप का पॉइंट था पृष्ठीय जल निकास में कि क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब इसमें नालियां हैं, नालियों में अंतर है, तो इसमें भी क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ नालियाँ बनाई जाती हैं। भूमिगत जल निकास में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है, नालियों के निर्माण में प्रारंभिक लागत कम आती है। नाली बनाई जाती है ज़मीन के ऊपर, धरातल पर है, इनमें प्रारंभिक लागत कम आती है, लेकिन इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है। किसकी? भूमिगत जल निकास की। समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि इसमें ज़मीन को खोदेंगे, फिर उसके अंदर नाली बनाएंगे, फिर भरेंगे, लेवल करेंगे, तो इन सब में जो प्रारंभिक लागत है काफ़ी अधिक आ जाती है। और अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं, खेत की ऊपरी सतह पर नालियां होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा होती है। ऊपर नाली को बचा बचा कर किसान को खेती करना पड़ेगी। और भूमिगत जल निकास नालियां का तीसरा पॉइंट है, कृषि कार्यों में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि खेत एकदम प्लेन रहता है। चौथा पॉइंट है पृष्ठीय जल निकास नालियों का। इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है, क्योंकि ऊपर ही हैं, जब चाहो आप मरम्मत कर दो, कुछ कर दो, तो समय और धन कम लगेगा। और भूमिगत नालियों में यदि आपको मरम्मत करना है तो इसमें धन और समय अधिक लगेगा। समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि खुदाई होगी इसकी दोबारा, पूरी लाइन जहाँ तक बिछी है, और फिर कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ से पानी अवरुद्ध हो गया, नाली अवरुद्ध हो गई है, वो पॉइंट देखकर वहाँ पर आपको तो इसमें समय भी लगता है और व्यय भी आता है, खर्च भी ज़्यादा आता है। पांचवा पॉइंट देखें, इससे भूमि के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जल ज़मीन की ऊपरी सतह से चला जाता है। और इसमें देखें भूमिगत नालियों जल निकास नालियों में, तो इसमें भूमि का जल स्तर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़मीन के 3 से 6 फीट नीचे तो अपन ने नाली बनाई है, तो ज़मीन नालियों के ऊपर का पूरा पानी रिस रिस कर बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। छठा पॉइंट है, मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर का पानी निकला है, ज़मीन के नीचे पानी रहता है, और इससे मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है, क्योंकि नीचे तक का पानी चला जाता है और वायु के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, इसलिए इसमें भौतिक दशा इसकी सुधरती है। अगला पॉइंट देखें, भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्र हो जाते हैं। जो लवण रहते हैं वो ज़मीन में, यदि पानी है ऊपर तो पानी निकल जाता है, लवण एकत्र हो जाते हैं, और इसमें हानिकारक लवण एकत्र नहीं होते अधोपृष्ठीय जल निकास में, क्योंकि पानी के साथ साथ ये लवण नीचे की ओर चले जाते हैं। आठवां पॉइंट है पृष्ठीय जल निकास नाली का। इसके द्वारा जल निकास सुगमता पूर्वक हो जाता है, और भूमिगत जल निकास में इतनी सुगमता से जल निकास नहीं हो पाता। नवा पॉइंट है
इसके द्वारा जल निकास में मृदा क्षरण की संभावना अधिक होती है और भूमिगत जल निकास नालियों में नवा है, इसमें मृदा क्षरण की संभावना कम रहती है। बता ही चुका हूँ पहले मैं, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो खेत में ही रहती है, पानी इसके नीचे चला जाता है। और 10वां पॉइंट है, भोज्य पदार्थों का निक्षालन द्वारा ह्रास नहीं होता। निक्षालन या लीचिंग, तो सबसे पहले ही हम ये समझें कि ये लीचिंग क्या होती है। भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व, तो आप समझ ही गए होंगे, खेत में जो पोषक तत्व रहते हैं इनका निक्षालन के द्वारा नहीं होता। निक्षालन एक तरह से होता है पानी का नीचे जाना। अब पानी दो तरीके से नीचे जाता, तरीके कई रहते हैं। पानी अपने साथ क्या ले जा रहा ज़मीन में, यदि पोषक तत्व साथ में जा रहे हैं, लिखा है भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व यदि पानी के साथ ज़मीन में नीचे जा रहे हैं तो उसे निक्षालन या लीचिंग कहेंगे। और आपने देखा होगा जैसे नहरों से सिर्फ पानी आता है, अब नहरों से खेत में पानी जो रिसता है ना, उसे सीपेज बोलते हैं या अपसरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ अकेला पानी ही आ रहा है, उसके साथ पोषक तत्व नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ समझें कि यदि भूमि में पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी नीचे जा रहे हैं तो इसे निक्षालन या लीचिंग कहेंगे। यदि भूमि के अंदर सिर्फ पानी ही जा रहा है, उसके साथ पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम सीपेज या अपसरण कहते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया है विस्तार से ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि इस तरह से एक बार पीएटी में क्वेश्चन आ गया है कि पानी के साथ पोषक तत्वों का ज़मीन के नीचे जाना क्या कहलाता है। तो पोषक तत्वों का साथ में जाना लीचिंग और सिर्फ पानी का नीचे जाना सीपेज। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं लीचिंग को। लीची आपने देखा होगा, फल रहता है लीची, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है पोषक तत्व रहते हैं, तो उन पानी के साथ पोषक तत्व जा रहा है, दिमाग में बना लेना यार, नीचे जा रहा है पोषक तत्व, तो लीची से क्या हुआ लीचिंग। और सीपेज जनरली सिर्फ पानी ही नीचे जा रहा है। तो इसमें चूँकि बाहर पानी को छोड़ा जाता है, इसलिए इसमें ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो अनुवन ज़मीन में ही रहते हैं, निक्षालन द्वारा नष्ट नहीं होते। और भूमिगत जल निकास नालियाँ में भोज्य तत्व इन नालियों से निक्षालन द्वारा बह जाते हैं। ये अंतर हो गया। एक और अंतर देखते हैं अपन इसका, सिंचाई एवं जल निकास का। यह इम्पोर्टेंट है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से। सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो सिंचाई आप जानते हैं, खेत में पानी देना कृत्रिम रूप से, जैसे फसलों की जल मांग के अनुसार खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। और जल निकास की बात करें तो खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो देखें अपन इन दोनों में क्या अंतर है। पहला है सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम खेत में पानी देते हैं तो इससे क्या होगा, जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। और इसके विपरीत जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचे आता है। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त पानी का लेवल ज़्यादा है, उसके कारण हम पानी को बाहर निकालते हैं, तो क्या हो गया, भूमि में जल स्तर कम हो गया। दूसरा पॉइंट देखें सिंचाई का। सिंचाई की नालियाँ भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाती हैं। सिंचाई करेंगे तो इसमें नालियाँ कहाँ, ज़मीन के ऊपर बनाई जाएंगी। लेकिन जल निकास में ऊपर के साथ साथ भूमि के नीचे भी बनाई जाती हैं। देखा होगा भूमिगत जल निकास नालियाँ। तो पॉइंट लिख सकते हैं अपन, जल निकास की नालियाँ भूमि के नीचे बनाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है। सही बात है, क्योंकि किसान वर्ष भर खेती करेगा तो उसे वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इन नालियों को खेत में वर्ष भर ज़रूरत पड़ती रहती है और किसान इन नालियों को बनाए रखता है। तो इनकी आवश्यकता कब होती है, वर्ष भर। और जल निकास की कब होगी इनकी आवश्यकता, मुख्यतः वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही पानी की अधिकता होती है। तो जल निकास नालियों की आवश्यकता कब होगी, वर्षा ऋतु में।
चौथा पॉइंट देखें, इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है, जो मैंने अभी परिभाषा बताई थी आपको सबसे स्टार्टिंग में, कि इस क्रिया में क्या होता है, खेत में पानी दिया जाता है। और इसका एक पॉइंट बना दिया ये है कि इस क्रिया में खेत से फालतू पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है, प्रायः सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है। क्योंकि हम सिंचाई जो करते हैं या तो नदी से करते हैं या कुओं से करते हैं या नलकूपों से, तो ये जो पानी है पीने योग्य रहता है। इसके विपरीत जल निकास का पानी प्रयोग करने योग्य नहीं होता, क्योंकि जल निकास खेत का पानी है, मिट्टी से ग्रसित है, सभी चीज़ मिली हुई है, तो वो पानी अपन उपयोग नहीं कर सकते। तो ये आपका सिंचाई एवं जल निकास में अंतर हो गया। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ मैं दीपक शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।